सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर आपके सामने संसाधन भूगोल के एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे संसाधनों की उपयोगिता एवं पारिस्थितिकीय संकट पर। विश्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ संसाधनों की कुछ न कुछ मात्रा नहीं मिलती हो। इन सभी संसाधनों का उपभोग मनुष्य अपनी आर्थिक उन्नति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता रहता है। मानव की असंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति केवल वातावरण से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा ही संभव हो पाई है। यानी मानव जो है अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। वे देश जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग किया है और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो गए हैं, उन्हीं देशों ने विकासशील देशों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग होने पर पारिस्थितिकीय संकट का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है। यानी कुछ विकसित देश हैं, जैसे आप अमेरिका को देखिए, यूरोप को देखिए, तो ये जो देश हैं जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, जिनका विकास संपूर्ण रूप से हो चुका है, आज वो एक आधुनिक शहरों के रूप में या आधुनिक देशों के रूप में जाने लगे हैं। वो लोग जब एशियाई कंट्री और कुछ ऐसे एशियाई देशों के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग जिन्हें संसाधनों के उपयोग के बारे में पता लगा और अपने देश के विकास के लिए वो लोग काम करने लगे, तो विकसित देशों को बड़ी दिक्कत हुई। उन लोगों ने उस उपभोग को, पारिस्थितिकीय संकट हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इस तरह की बातें करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पारिस्थितिकीय संकट का प्रश्न उन देशों के विकास पर उठाया। कृषि और औद्योगिकरण के कारण मनुष्य ने ही वनों का विनाश किया है। जिस पारिस्थितिकी में मनुष्य निवास करता है वह हजारों वर्षों में जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित हुई है। यानी हमने कृषि कार्यों के लिए पहले वृक्षों को काटा और कृषि कार्यों के लिए काटा, वहाँ तक सही था, लेकिन फिर औद्योगिकरण और शहरों के विकास के लिए काटा तो हम केवल खाद्यान्न उत्पादन और अपने प्राकृतिक उस पर नहीं रहे। धीरे धीरे हमने भूमि को कंक्रीट के जंगल में भी बदल दिया है और लगातार जो ये हम घर और लगातार सड़कें, हालांकि विकास के लिए शायद ये आवश्यक भी हैं, लेकिन लगातार जो मृदा के क्षेत्र में हम अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, उससे हमारे काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वातावरण की वो देखने को मिल रही हैं कि वनों का विनाश तो हमने किया ही किया है, तो इनका विकास जो हुआ था वो हजारों वर्षों में हुआ था। मतलब हजारों वर्षों में जाके पृथ्वी आपके उपयोग के लायक बनी थी और इतने सारे जो संसाधन जमा हुए हैं वो बस एक ही बार तो हुए हैं। अब हर दशक में या हर शतक में ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर शताब्दी में नए संसाधन उपलब्ध हो रहे हों, नए नए हम संसाधनों को पृथ्वी बनाती जा रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। ये हजारों वर्षों पूर्व जब पृथ्वी बनी होगी तो उसी समय संसाधनों का जमाव जो है वो उनके अंतर्गत हुआ होगा। तो ये हजारों वर्षों के द्वारा बनी गई, जमा की गई चीज़ों को हम जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी और आने वाले भविष्य में हमारी जो भावी पीढ़ी आएगी उसके लिए हम क्या छोड़ कर जाएंगे या कौन से संसाधन का उपयोग करके वो भावी पीढ़ी अपने आप को विकसित रखेगी या सुरक्षित रखेगी, इन सब पे बड़े प्रश्न अब उठने लगे हैं। तो हम जिस वायु में सांस लेते हैं वो वनस्पतियों के द्वारा पोषित है। मनुष्यों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों द्वारा ग्रहण की जाती है और मनुष्यों को ऑक्सीजन जो है वो वनस्पतियों के द्वारा ही प्राप्त होती है।
तो ऑक्सीजन तथा वनस्पतियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति जो है वो वातावरण की स्व संचालित स्वच्छ क्रिया की देन है, यानी सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम वनस्पति का होता है, और वो आपकी ऑक्सीजन आपको देता है और आपके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नुकसानदेह आपकी गैस है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने। तो इस तरह से जो प्राकृतिक वातावरण के सभी जैविक और अजैविक पदार्थ हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी क्लीनिंग अपने आप होती रहती है अगर वनस्पति हमारे आसपास उपलब्ध हो तो। यदि हम कार्बन चक्र का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और इसका विनाश जो है वो बेरोक टोक किया जाता रहा तो पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो ही जाएगा। इसके फलस्वरूप जल और मृदा का अंतर संबंध टूट जाएगा और मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हमने सारे वन नष्ट कर दिए तो हमारे जो सम जलवायु की स्थिति होती है, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, आकर्षित करके वर्षा करवाते हैं। चूंकि उनमें नमी होती है तो वो उस क्षेत्र को आर्द्रता से परिपूर्ण रखते हैं और वहाँ के जो गर्मी है उसको अधिक नहीं होने देते और सर्दी को भी। जिन एरियाज में फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ आपको ज़्यादा शुद्ध हवा और ज़्यादा अच्छी जलवायु परिस्थितियाँ मिलती हैं। लेकिन यदि इसी तरीके से हम लोग उनको काटते रहे और उनका दोहन होता रहा तो धीरे धीरे क्या होगा, जल और मृदा का जो आपस का संबंध है, क्योंकि मृदा में वनस्पति उत्पादित हो रही है और वनस्पति जो है वो आपके वर्षा को आकर्षित करके उस क्षेत्र के जल संसाधन को परिपूर्ण रखती है। अब यदि हमने सारे जंगल काट दिए और सीधी पठार और पहाड़ियाँ ही खड़ी रहीं तो उन पर जो वर्षा का पानी है वो रुकेगा भी नहीं, तो बाढ़ ज़्यादा आएगी और बाढ़ आने से वो पानी बहकर समुद्र में मिल जाएगा और आपके उपयोग के लिए नहीं रहेगा। दूसरा, लगातार अगर वृक्षों की कटाई होती रही तो हमारी जो जलवायु संबंधी विषमताएं हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, जो हमें एक अच्छी और शुद्ध वातावरण मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। तीक्ष्ण गर्मी झेलने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो ये मानव का जो अस्तित्व है ये इन दोनों के अंतर संबंध से ही बना हुआ है और यदि ये खत्म हुआ तो मानव जीवन पर भी बहुत बड़ा खतरा दिखने लग जाएगा। अब सहारा मरुस्थल जो है प्राचीन काल में ये कहते हैं कि हरा भरा था, मानव द्वारा पर्यावरण और संसाधनों का इतना शोषण किया गया कि उस क्षेत्र का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया और संपूर्ण भाग रेगिस्तान में बदल गया। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको अपने राजस्थान का भी दे सकती हूँ कि राजस्थान में भी जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जब उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री की गई, भूवैज्ञानिकों ने जब उसके अध्ययन किया तो वहाँ जीवाश्म जो मिले वो जलचर के मिले। तो इसका तात्पर्य ये है कि किसी समय में हजारों वर्षों पूर्व जैसलमेर में भी वो क्षेत्र जो है वो जलीय क्षेत्र था और धीरे धीरे प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव आते आते आज उसकी स्थिति बिल्कुल बदल गई है और वो जलचर क्षेत्र की बजाय रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि मानव एक तरफ तो इच्छित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करता है और दूसरा उन विनाश किए हुए जो हमारे जो उपयोग हैं केमिकल्स के, यानी विनाशित पदार्थ ही कहेंगे उन्हें, कि वो नुकसान पहुंचाते हैं प्रकृति को, उनके द्वारा भी वातावरण को दूषित कर रहा है। मतलब एक तरह से नहीं, दो तरह से मनुष्य कार्य कर रहा है लगातार। एक तो
उसको चूंकि विकास करना है, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, और उपयोग ही नहीं, अतिरेकता वाला उपयोग कर रहा है। दूसरा, इस तरह के केमिकल्स का उपयोग लगातार वो भूमि पर करता चला जा रहा है, जिससे वातावरण में, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वो ध्वनि प्रदूषण हो, इस तरह के वातावरण में प्रदूषणों की जो मात्रा है प्रदूषण की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उद्योगों के द्वारा उत्पन्न दूषित पदार्थ जैसे रासायनिक तत्व, दूषित गैस के द्वारा वातावरण दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। उद्योगों से प्रतिवर्ष अनुमानतः 800 लाख टन दूषित पदार्थ जो है वो वायु और जल में मिलाए जाते हैं, यानी पदार्थ वायुमंडल में एकत्रित हो रहा है। चाहे वो आप पानी में बहा देते हैं औद्योगिक वेस्ट को, या फिर धुआं जो फैक्ट्रियों में उठता है उससे आपका वायु प्रदूषण भी होता है। तो पिछले 7 वर्षों में 10 से 25 लाख टन प्लिंटन एक चमकदार पदार्थ है जो 10,240 लाख टन आर्सेनिक, 6 अरब लाख टन एंटीमनी, 10 लाख टन कोबाल्ट, 8 लाख टन निकिल वायुमंडल में एकत्रित हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा पुराना है। आज अगर वर्तमान में हम देखेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा ये सारा पदार्थ वायुमंडल में जा रहा है। तो ये सभी पदार्थ मानव के लिए हानिकारक हैं, जहरीले पदार्थों में गिने जाते हैं, और ये लगातार मानव अपने विकास के नाम पर प्रकृति में इन जहरीले पदार्थों को डालता चला जा रहा है। प्राकृतिक व अन्य संसाधनों के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं। प्राकृतिक संसाधन विकासशील देशों में अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खेती के योग्य भूमि सापेक्षिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधन है। निर्धन देशों में संचित संसाधनों की विभिन्नताएं परिवर्तनशील होती हैं, और ये देशों में आर्थिक विकास की संभावनाओं को निश्चित करती है। यानी जिन एरियाज में संसाधन की विभिन्नताएं हैं, परिवर्तनशील विभिन्नताएं नहीं, यानी निर्धन क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ जो धनी क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आकर तकनीकों का उपयोग करके उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करते हैं, और वहाँ के लोगों को निर्धन ही रखते हैं और स्वयं अधिक पूंजीपति होते चले जाते हैं। तो संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन उनका उपयोग विषमताओं के साथ हो रहा है। आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ती है, तो ऐसे में अन्य संसाधनों का उपयोग भी बढ़ने लगता है। अब यहाँ कब कहाँ मानव ने प्रकृति और निष्क्रिय तत्वों के साथ संसाधनों के विकास का प्रक्रम प्रारंभ किया, ये कहना तो कठिन है। और कहाँ तक प्रकृति मानव को फुसला सकी, मतलब कहाँ तक प्रकृति ने मानव को इस तरह का बौद्धिक वो विकास के लिए किया कि मानव लगातार वो कार्य करने लगा जिससे प्रकृति नष्ट नहीं हो रही है, मानव का स्वयं का अस्तित्व भी नष्ट होने के द्वार पर आ गया है। मानव विकास के साधनों को निश्चित करने के साथ साथ इनकी दिशा को निश्चित करना भी बहुत कठिन है। जब भी मानव ने नए संसाधन बनाए तो पुराने संसाधन महत्वपूर्ण नहीं रहे। किसी अच्छी वस्तु को और अच्छा रूप देने के लिए हमें उस अच्छी वस्तु को नष्ट कर देना